स्टार्ट। देखो नोट से देखते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 2 टॉप पे विंडो ड्रेसिंग लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब समझते हैं। विंडो ड्रेसिंग एक तरीके से आप फ्रॉड कर रहे हो। क्या जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर नहीं है, उसमें आपने बहुत सारी चीजें दिखावटी कर रखी है। मैंने आपको कल बताया था कि हमें चेक करना है कि जो एंट्रीज कर रखी हैं वो सिर्फ एंट्री तो नहीं है। तो अगर वो ऐसा है तो दैट मींस विंडो ड्रेसिंग है। आपका एक बुक प्रॉफिट है और एक एक्चुअल प्रॉफिट है। बुक प्रॉफिट ज्यादा है, एक्चुअली कुछ है ही नहीं आपके पास, ठीक है ना। कंडीशन आपकी वर्स्ट है बट आप दिखावटी ज्यादा कर रहे हो। यानी कंपनी ने सब कुछ कैसे कर रखा है, सब कुछ शो ऑफ टाइप में कर रखा है। फाइनेंशियली कंपनी के पास कुछ है नहीं, दैट इज विंडो ड्रेसिंग। तो मीनिंग क्या लिखा है देखो, if the financial statement shows picture which is better than real position, it is said that accounts are window dressed. If the financial position show picture which is better than the real position, real कुछ और है, अब आपने उसको बेटर दिखा रखा है जबकि ऐसा है नहीं, दैट इज विंडो ड्रेस है। तो ऐसा नहीं करना आपको। उसके बाद मैंने डिफरेंस दिया है आपको एरर और फ्रॉड में। वी आर डिस्कस इन द लास्ट सेशन। एरर बट ऑब्वियस है, गलतियों से गलतियां हो जाती हैं, एक्सेप्टेबल है ना। अकाउंटेंट का गलती करना एक टास्क है। बट फ्रॉड गलतियों का इंटेंशनल है। आप कह सकते हो गलती से हो गया, बट फ्रॉड का मतलब होता है एरर्स विच इज मेड बाय इंटेंशनली, ठीक है ना। आप कह रहे हो कि मैंने ये फिक्स एसेट्स की एंट्री गलती से कर दी। फिक्स एसेट की एंट्री गलती से नहीं हो सकती। खर्चों में कोई वाउचर एक्स्ट्रा हो सकता है, कोई अमाउंट गलत हो सकता है, लेकिन आप ऐसे कैसे बोलते हो मैंने एक बिल्डिंग परचेस करके एंट्री कर दी, गलती से हो गई। कहां 50 लाख का बिल बिल्डिंग और कहां 100 रुपए का एक्सपेंस है, 2000 का एक्सपेंस। तो ये फ्रॉड है। आगे फिर हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट डिस्कस किया था, ठीक है। टाइप्स ऑफ, नीचे स्क्रॉल करते जाओ, पेज नंबर 4 पे आओ, स्क्रॉल करते जाओ मेरे साथ साथ। मैं आ चुका हूं पेज नंबर 4 जिसमें हेडिंग है टाइप्स ऑफ ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट आ गया, देखा आपने। कंटिन्यूअस ऑडिट क्या है, बैंकों में इसका क्या नाम है, कॉन्करेंट ऑडिट। और कंटिन्यूअस ऑडिट एक तरीके से वही है जो ऐसी इतनी बड़ी कंपनी है कि उसमें 12 महीना 7 दिन ऑडिट चलती रहती है, इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन है, तो उसमें ज्यादा अच्छा है कंपनी के लिए। फ्रॉड एंड एरर के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। ये कंपनी की स्वेच्छा के ऊपर है। कंपनी चाहे तो अपनी कंटिन्यूअस ऑडिट करा सकती है, अलग से एक सीए हायर कर ले कि वो क्या करता रहेगा, कंटिन्यूअसली ऑडिट ही करता रहेगा। चाहे वो बैंक की ऑडिट हो, कैश की ऑडिट हो, डेटर्स की हो, क्रेडिटर्स की हो, पेबल्स की हो, रिसीवर्स की हो, इन्वेस्टमेंट की हो, एक्सपेंडिचर्स की हो, इनकम की हो, किसी भी एक टॉपिक पे वो आपकी ऑडिट करता रहेगा। स्क्रॉल करते रहो नीचे। फिर आता है फाइनल ऑडिट एंड पीरियोडिक ऑडिट। नेक्स्ट पेज पे देखो, स्क्रॉल करते रहो मेरे साथ। फाइनल ऑडिट एंड पीरियोडिकल ऑडिट मिला, पेज नंबर 5 पे, ये बीच में। फाइनल ऑडिट या पीरियोडिकल, देखो जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको पता है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। लिस्टेड कंपनी जो होती है वो एनुअली वेट नहीं करते सब शेयर होल्डर उनका। सेबी ने बोल रखा है कि आपको शेयर होल्डर्स को क्वार्टरली डेटा प्रेजेंट करना है। क्वार्टरली बोले तो इन एवरी 3 मंथ। तो उन 3 महीने में उनको ऑडिट भी क्वार्टरली कम से कम कराना पड़ेगा। तो पीरियोडिसिटी जो है कैसे हो रही है, एक तो एनुअल ऑडिट हो रही है, इसको हम स्टैट्यूटरी ऑडिट बोल रहे हैं, और ये जो ऑडिट हो रही है कौन सी है, पीरियोडिक ऑडिट हो रही है। 3 महीने की ऑडिट, छमाही ऑडिट, तिमाही ऑडिट, है ना, सालाना ऑडिट, ठीक है। तो ऑडिट का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप चेकिंग कराने का एक पीरियड फिक्स करो। आप उसको एक कंटिन्यूअस बेसिस पे भी रख सकते हो, या मंथ एंड पे कर सकते हो, या वीक एंड पे कर सकते हो। तो बैंक में जब हम बैंक ऑडिट पढ़ते हैं तो उसमें फोर्टनाइट यूज होता है। फोर्टनाइट मतलब 14वें दिन। हाँ वैसे तो महीने में 30 दिन होते हैं, बट हम 15 नहीं लेते, हम 14th डे लेते हैं। तो इन एवरी 14th डे को हम ऑडिट करते हैं बैंक में कि बैंकों ने CRR, SLR, है ना, ये सब मेंटेन कर रखे हैं नहीं कर रखे, जो RBI की गाइडलाइंस, ठीक है। स्क्रॉल करो, करते रहो स्क्रॉल। स्टैच्यूटरी आ गया, देखो पेज नंबर 6 पे सबसे लास्ट में स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। इसे मैंने देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एन ऑडिट विच इज मैंडेटरी अंडर एनी लॉ इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट। किसी भी लॉ में आपके लिए जबरदस्ती लिखा हुआ है, या तो कंपनी हो आप तो कंपनी लॉ में लिखा होगा, या बैंक हो आप तो बैंकिंग लॉ में लिखा होगा, इंश्योरेंस हो आप तो इंश्योरेंस एक्ट में लिखा होगा, है ना, बिजली कंपनी हो तो इलेक्ट्रिसिटी लॉ में लिखा होगा। जो भी लॉ आपको गवर्न करता है वहां लिखा होगा, तो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करानी है। स्क्रॉल कीजिए नीचे। अब देखिए बैलेंस शीट ऑडिट है, पेज नंबर 8 पे देखिए।
बैलेंस शीट ऑडिट मिला। अच्छा देखो एक कॉन्सेप्ट होता है जॉइंट ऑडिट का, एक कंसेप्ट है जॉइंट ऑडिट। एक प्रकार की ऑडिट नहीं है, एक काम के तरीके की जॉइंट ऑडिट है। मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, अब रिलायंस कंपनी बहुत बड़ी है, तो रिलायंस कंपनी की ऑडिट कोई एक सीए फर्म नहीं कर सकती। मैं क्या बोल रहा हूं, सीए मतलब रिलायंस कंपनी की ऐसा इतनी बड़ी कंपनी है, इतने उसके ब्रांचेस, इतने नेटवर्क्स हैं, इतने उसके सेगमेंट्स हैं कि एक सीए फर्म काम नहीं कर सकता, तो जॉइंट ऑडिट मिलती है उनको। तो मतलब ऑडिट रिपोर्ट जो होगी फिर वो 3-4 सीए साइन करेंगे और वो काम को बांट लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो क्रिटिकल केस है, सपोज कोई नेताजी बीमार पड़ गए, अब नेताजी बीमार पड़ जाएंगे तो सारा पैसा न्यौछावर कर दिया जाएगा उनके ऊपर, उनकी जान बचानी है, तो कोई एक डॉक्टर नहीं देखता उनको, उनको एक मल्टीपल डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं वो ट्रीट करते हैं ताकि कोई कमी ना रह जाए। तो ऐसे कोई बड़ी कंपनी की ऑडिट एक सीए फर्म न लेके मल्टीपल सीए फर्म्स करती है, फिर रिपोर्ट इशू करती है कि हमने ये चेक किया, उसने ये चेक किया। तो एक पार्ट की भी ऑडिट हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास रिलायंस की ऑडिट आई और मैंने बैलेंस शीट को पकड़ लिया, मैंने बैलेंस शीट चेक करी है, एक सीए ने क्या चेक किया, कैश फ्लो चेक किया, एक ने पीएनएल चेक किया, या बैलेंस शीट में भी एक सीए कह रहा है मैंने लायबिलिटीज चेक करी और दूसरा कह रहा है मैंने असेट्स चेक किए, मैंने लायबिलिटीज वेरीफाई करी, मैंने असेट्स वेरीफाई किए। ठीक है, तो बैलेंस शीट ऑडिट मतलब क्या हुआ, ये कोई टाइप्स ऑफ ऑडिट नहीं है, मैंने एक आइटम की ऑडिट करी है, तो डेफिनेटली बैलेंस शीट ऑडिट मतलब मैंने सारी लायबिलिटीज, मैंने सारे एसेट्स को एक एक करके वेरीफाई किया। अब या तो कंपनी बड़ी है तो एक से ज्यादा ऑडिटर काम कर रहे हैं, या कंपनी का बिजनेस इतना बड़ा है कि पूरी बैलेंस शीट को ऑडिट करना मेरे बस की नहीं। ठीक है, जैसे हम सिंपली पढ़ते हैं, जैसे मान लो हम पढ़ते हैं बैलेंस शीट में होता है लैंड बिल्डिंग, कहने को तो बड़ा सिंपल है, बट सोचो कोई ऐसी कंपनी है जिसके 1000 लैंड्स एंड बिल्डिंग है, या 15-20 लोकेशन पे उसकी प्लांटर मशीनरी है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रीच ईच एंड एवरीवेयर। सारे प्रेमाइसेस में जाऊं तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आई विल इन्फॉर्म टू द एंटिटी टू प्लीज हायर अनदर ऑडिटर और कॉल्ड जॉइंट ऑडिटर हु विल वर्क विद अस एंड वी विल गिव यू फाइनल रिपोर्ट। तो उससे काम भी अच्छा होगा और एंटिटी को भी अच्छा लगेगा, काम मिलके किया गया और मल्टीपल सीए ने किया, जैसे मैंने आपको रोगी वाला केस बताया। क्लियर है, बैलेंस शीट ऑडिट क्लियर। स्क्रॉल डाउन कीजिए, नेक्स्ट आइए पेज 9 पे बीच में देखिए ऑडिट वर्किंग पेपर मिला। अब ये ऑडिट वर्किंग पेपर क्या है, जिस तरीके से आप स्कूल लाइफ में प्रोजेक्ट फाइल बनाते हो और प्रोजेक्ट फाइल आपकी स्कूल में सबमिट होती है, या जिस तरीके से आप कोचिंग पढ़ते हो तो रजिस्टर मेंटेन करते हो, उसमें होमवर्क करते हो, फिर अपने पेरेंट्स को दिखाते हो, किसी को बोलते हो कि मैंने पढ़ाई की, तो ऐसे सीए को बोला गया है कि आप भी वर्किंग पेपर बनाओ। बिना वर्किंग पेपर के आप कैसे किसी की ऑडिट कर सकते हो, एक डॉक्टर के पास भी रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना उसके पेशेंट का, बिना रिपोर्ट के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना उसका फोरग्राउंड बैकग्राउंड देखे आप मेडिसिन कैसे लिख सकते हो, कैसे बोल सकते हो कि सही है और गलत है। तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर नेसेसरी टू बी मेंटेन बाय अ सीए एंड ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट। किसकी प्रॉपर्टी है वो, क्लाइंट की, अगर वो मांगना चाहे तो। अब ऑडिट वर्किंग पेपर 2 टाइप के होते हैं, एक काम करूंगा और तुम्हें दे दूंगा, एक काम करूंगा और तुम्हारे मतलब का नहीं है, मैं रखूंगा, वो तुम्हारे मतलब का नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने बैलेंस शीट चेक करी है और बैलेंस शीट में आपके असेट्स एंड लायबिलिटी कितनी क्या वैल्यू है, वो मैंने वर्किंग तो मैंने करी, बट यू कैन ऑल्सो आस्क फ्रॉम मी, मैं आपको उसको दूंगा। ठीक है ना, ऑडिट रिपोर्ट है, मैंने पूरे ऑडिट करी, लेकिन रिपोर्ट किसके लिए दी है, आपके लिए दी है, तो आपको दे दूंगा। तो ऑडिट वर्किंग पेपर जो है मेरे भी है और आपके भी, डिपेंड करता है उसमें नेचर ऑफ वर्क कौन सा किया गया। ठीक है, ये मैंने फिर आपको पढ़ा दिया था, देखो टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट नेक्स्ट पेज पे है 10 पे बताया था ना, क्लीन और अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, क्वालिफाइड मैंने 3 बताए थे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एडवर्स रिपोर्ट, और एक क्या बताया था, क्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है, ये नोट्स में बड़ी मेहनत की गई है तो आप इसको पढ़ना, और बीकॉम वगैरह में भी है ये ऑडिट सब्जेक्ट, तो वहां हेल्पफुल होगा। इंटरनल कंट्रोल पे स्क्रॉल करते जाओ, नेक्स्ट चैप्टर 3rd चैप्टर आ गया इंटरनल कंट्रोल। ये मैंने आपको बताया था कि अपने बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, अपने बिजनेस को आपने इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ इंटरनल कंट्रोल लगाए होंगे। जैसे इस इंस्टीट्यूट में इंटरनल कंट्रोल क्या है, इस इंस्टीट्यूट में इंटरनल कंट्रोल ये है कि 2-2 गेट लगे हैं फ्रंट पे, हमने मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी कि यहाँ चोरी हो जाए। पहले यहाँ सिर्फ लकड़ी का गेट लगा था तो हमें रिस्क लगा, तो हमने एक बाहर से एक और लॉक लगा दिया, यानी इंटरनल कंट्रोल हमने जानबूझ के स्ट्रॉन्ग कर रखे।
अगर हम चाहें तो इंटरनल कंट्रोल यहाँ पे और कर सकते हैं, यहाँ पे सीसीटीवी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रख सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी बच्चे को जिम्मेदारी दे सकते हैं कि आप इसकी टेक केयर करना, टीचर के अलावा। तो इंटरनल कंट्रोल वो है जिससे आप अपने एसेट्स का सेफगार्ड करते हो, क्योंकि फ्रॉड एंड एरर जो है ज्यादातर तब होते हैं जब आपका इंटरनल कंट्रोल वीक होता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका इन्वेंट्री है, अब आपका इन्वेंट्री है तो कभी आपने देखा होगा ये जो तुगलकाबाद में फैक्ट्रीज हैं, जब एम्प्लॉय निकलते हैं उनकी चेकिंग होती है। कभी आप नोटिस करो ये जो धागा काटने वाले जो बैटरी हैं तो ऐसे हाथ ऊपर करते हैं, उनकी चेकिंग होती है जेब में। तो पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल है कि भाई आदमी जो है गलतियों का पुतला है, कोई एक कैंची रख ली या एक धागे की रील रख ली। धागे की रील कहने के लिए तो एक है, लेकिन अगर 100 एम्प्लॉय 100 रील निकल गई तो नुकसान है कंपनी का। तो हमने इंटरनल चेक ये लगा लिया कि एक 10,000 का एक लड़का रख लिया और उसको बोला तुम क्या करना, जब ये चाय पीने जाएं, जब ये लंच के लिए जाएं, जब ये घर के जाएं तो आप एक बार चेकिंग कर लेना। तो इंटरनल कंट्रोल इसे लगाते हैं ताकि हमारे यहाँ पे फ्रॉड ना हो। जैसे हमारी इन्वेंट्री है, मान लो इन्वेंट्री हमारी बहुत महंगी है, जैसे ज्वेलरी की शॉप है सोचो। अब ज्वेलरी वाले के लिए तो सोना क्या है, स्टॉक है, इन्वेंट्री है, और हमारे लिए वो एसेट है। तो उसकी अगर इन्वेंट्री 1-1 ग्राम भी चोरी होगी उसके एम्प्लॉय द्वारा तो एक दिन उसका खराब हो जाए, खत्म हो जाएगा उसका स्टॉक। तो वहाँ इंटरनल कंट्रोल जरूरी है। तो जितने भी ज्वेलरी की शॉप है देखना बिना सीसीटीवी की होंगी नहीं, चाहे वो मतलब 10 फीट की दुकान क्यों ना, मतलब 10 स्क्वायर फीट की। एक सीसीटीवी कंट्रोल क्या करता है, इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, स्क्रॉल डाउन। एक आया पेज 12 पे इंटरनल चेक। इंटरनल कंट्रोल समझ गए। इंटरनल चेक क्या है, उन्हीं कंट्रोल को मैंने ऐसे बना रखा है कि उसकी गलती वो पकड़ लेगा, राइट, उसकी गलती वो पकड़ लेगा। जैसे आपका जो टैली सॉफ्टवेयर है वो इंटरनली चेक्ड है कि अगर आप लेजर गलत खोलोगे तो बैलेंस शीट में गलती पता चल जाएगी आपने लेजर गलत खोला है, या अगर आपने एंट्री गलत की है तो सीए पकड़ लेगा कि आपने एंट्री गलत की है, लेजर सही खोला है। समझ रहे हो आप। तो इंटरनल चेक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक स्टाफ की गलती को दूसरे पे हैंड ओवर कर देते हैं कि तेरे पास जब आएगी तो फिल्टर कर लियो। तो डिपार्टमेंट्स में हमने क्या बना रखा है, इंटरनल चेक बना रखा है। इसकी मीनिंग देखते हैं एक बार। Internal check is the part of whole internal control. It is one of the tool of achieving control by properly arranging the activities of the all the member within the organization. कौन क्या कर रहा है ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, स्क्रॉल डाउन। इंटरनल ऑडिट मैंने आपको बता दी थी। इंटरनल ऑडिट 2013 एक्ट में आई है, कहीं कहीं कंपलसरी है और कहीं कहीं लिमिट दी गई है। कंपलसरी कहाँ है, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो इंटरनल ऑडिट जरूरी है, ठीक है ना, चाहे अपने एम्प्लॉय से करवा लो चाहे बाहर से सीए ले आओ। लेकिन कुछ लिमिट बनाई गई है, अगर आप नहीं भी हो लिस्टेड कंपनी तो फिर पब्लिक कंपनी को बोला गया है, उसकी लिमिट है 25, 50, 100, 200। 25, 50, 100, 200। 25 लाख है, 25 करोड़ 25 लाख, 25 करोड़ 25 लाख, 100 करोड़ 25 लाख, 25 लाख ही होगा। तो 25, 50, 100, 200 ऐसी लिमिट है। तो 25 लाख से अगर आपके लोन्स ज्यादा हैं, अगर आपने दिए हैं तो 50 लाख से ज्यादा है अगर आपकी बोरिंग, तो 100 करोड़ से ज्यादा क्या है आपके प्रॉफिट, और फिर 200 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है। मतलब एक एक आइटम बोले गए हैं, अगर वो लिमिट को टच कर जाते हैं तो आप कोई एक इंटरनल ऑडिटर रख लो, आपका काम बहुत बड़ा है। चारों नहीं, कोई एक भी टच हो जाता है तो ठीक है। स्क्रॉल डाउन करो, स्क्रॉल डाउन करते रहो। वाउचिंग आएगा एक चैप्टर 5 15 पेज से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेज 16, हाँ, वाउचिंग, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। ठीक है, देखिए जब आप किसी सीए फर्म में काम करेंगे तो सीए फर्म में जैसे मान लीजिए आप सीए कर रहे हैं तो इंटर्नशिप में आपसे छोटे मोटे काम एज अ सीए कराए जाते हैं। पहले तो आप एज अकाउंटेंट ही काम करते हो, चाहे सीए करो या मत करो। तो वाउचिंग का मतलब क्या हुआ, आपको हम सिर्फ वाउच की पावर दे रहे हैं, वेरिफिकेशन की पावर नहीं दे रहे। जैसे मान लो ये एडुलन फाउंडेशन है और मैंने आरिफ को बोला कि मैं यहाँ 2 महीने नहीं हूँ, तुम बस जो फी रिसिप्ट यहाँ कटती है वो चेक करते रहना कि फीस कट रही है नहीं कट रही है, किसकी फीस आ रही है किसकी नहीं आ रही। ये है वाउचिंग। मतलब मैं तुम्हें सिर्फ बिल्स की पावर दे रहा हूँ, बिल्स को तुम चेक कर लेना बस। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि सेंटर की कुर्सियां देखना, सेंटर का पीसी देखना, सेंटर के टीचर को चेक करना, वेरिफिकेशन की पावर मैं नहीं दे रहा।
तो प्रॉफिट एंड लॉस के जो आइटम्स होते हैं, जैसे कोई एक्सपेंसेस, क्योंकि सारी एंट्री वाउचर से होती है, बिजली का बिल भी है तो वाउचर के हिसाब से चढ़ेगा, सैलरी स्लिप से चढ़ेगी, तो उनकी जब आप चेकिंग करते हो इसे बोलते हैं वाउचिंग। जब आप बिल्स की चेकिंग करते हो, जीएसटी का नंबर मिलाओगे, जीएसटी का सेल का अमाउंट मिलाओगे, उसकी रिटर्न से अमाउंट, ये जो अमाउंट मिलाने का तरीका है, मतलब छोटे लेवल का जो काम है जो सीए नहीं करेगा, ये वाउचिंग है। तो पीएनएल के आइटम को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, वाउच किया जाता है। वाउचर्स को हम चेक करते हैं, वाउचर को हम चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड वाउचिंग। बट जो बैलेंस शीट है उसके जो आइटम्स हैं उनको जब हम चेक करते हैं, तो चेक में क्या क्या चेक करते हैं, वेदर फिक्स एसेट्स एग्जिस्ट, वेदर फिक्स एसेट प्रॉपर्ली वैल्यूड, वेदर एंटिटीज हैविंग ओनरशिप और नॉट। तो ये वेरिफिकेशन का पॉइंट है, ये सीए ही चेक कर पाया, क्योंकि आपको कंपनी राइट नहीं देगी। बैलेंस शीट में एसेट है तो क्या वो एक्चुअली में एसेट है या नहीं है, जो बैलेंस शीट में उसका प्राइस दिखाया है क्या मार्केट में वैल्यू है या नहीं है, अगर मार्केट में वैल्यू कम ज्यादा है तो प्रोविजन दिखाया है या नहीं दिखाया है, क्या उसके पास, कंपनी के पास मालिकाना हक है या नहीं है। तो ये वेरिफिकेशन के पॉइंट्स है। वेरिफिकेशन किसकी होती है, असेट्स एंड लायबिलिटीज की। स्क्रॉल डाउन, अच्छा एक पेज नंबर, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। पेज नंबर आप आइए, पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 देखो, वाउचिंग ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। मान लीजिए आपको मैंने पावर दी है कि आरिफ आप एक काम करो, डेटर्स को वाउच कर लो। तो डेटर्स के लिए हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, क्या क्या चीजें आपको चाहिए टू वाउच द एक्यूरेसी ऑफ डेटर्स। पहले आप मांगोगे कैश बुक। कैश बुक क्यों मांगोगे, जिन डेटर की सेल कैश में हुई होगी उनका रिकॉर्ड कहां होगा, कैश बुक में, वहां से चेक हो जाएगा। फिर क्या मांगोगे, पेमेंट टर्म्स। हर कंपनी में या हर बिजनेस में पेमेंट टर्म्स होती है। जैसे मान लो उधार जब बिकता है सामान तो पेमेंट टर्म्स होती है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। हम कस्टमर को बिल के पीछे लिख देते हैं कि आप 30 दिन में पेमेंट दे दें, उसके बाद नहीं तो लेट फीस लेंगे हम। तो हमें प्रॉपर जानकारी चाहिए वाउचिंग के टाइम पे कि कौन सा डेटा टाइमली दे रहा है, कौन सा लेट दे रहा है, लेट वालों से पेनल्टी रिसीव हो रही है नहीं रही, वो कहां चेक होगा, पेमेंट टर्म्स पे जाकर। फिर दूसरा आप मांगोगे काउंटर फॉइल ऑफ रिसिप्ट इश्यूड। ये क्या है, जब कोई डेटर पैसा देता है तो उसको हम रिसिप्ट भी देते हैं कि आपका ड्यू क्लियर हो गया। एक तो होता है बिल, जब आपने सेल किया बिल दिया, फिर बिल के बाद उसकी पेमेंट का भी हम स्लिप देंगे उसको कि यस आपने पूरी पेमेंट कर दी। तो दोनों का अमाउंट क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपकी जब फी स्लिप काटता हूं तो कार्बन लगाता हूं। कार्बन लगाने का मतलब क्या है, वो दोनों कॉपी सेम ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो मैंने स्लिप जो काटी उसमें अलग अमाउंट है, आपको जी एक कॉपी दी अलग है। तो यहाँ पे हम क्रॉस चेक कर रहे हैं कि जो आपका बिल था उसके अगेंस्ट आपकी पेमेंट पूरी आई है या नहीं आई। स्पेशल टर्म्स कोई होगा तो पेन स्लिप है, ये स्लिप नहीं है। पेन स्लिप क्या होता है, जैसे बैंक में कभी जाते हैं तो पेन स्लिप वगैरह भरते हैं। इसी तरीके से कस्टमर क्या करता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1 लाख रुपए है। अब वो कह रहा है भैया मैं सारा तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आज आपकी दुकान आया, ऐसा करो 10,000 का पेन स्लिप ले लो, मतलब 10,000 इसमें से काट लो और मुझे 10,000 पे स्लिप दो कि मैंने टोटल में से इतना दिया, ये अपने रिकॉर्ड में रख लो। तो कई डेटर क्या करते हैं, आपको टुकड़ों में देते हैं। जैसे मान लो कई बार ऐसा जनरल स्टोर में हम महीना सामान लेते हैं और फिर अचानक बोलता है मेरा कितना हुआ, तो बोलता है मेरा आपका 800 हो गया। अरे 800 हो गया, ऐसा करो 500 काट लो। तो ये पेन स्लिप के, तो मैंने 500 आपको काट दिया, पूरा बिल नहीं चुकाया, पेन स्लिप। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन पे आइए। वेरिफिकेशन में देखिए टॉपिक है, मिल गया। सेकंड टॉपिक देखिए, ऑब्जेक्ट्स मिला। ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन एंड ड्यूटी ऑफ ऑडिटर विद रिगार्ड टू वेरिफिकेशन ऑफ असेट, जो मैंने आपको हल्का सा बताया था 3। अब देखिए यहाँ पे कितने पॉइंट हैं। एग्जिस्टेंस, जो एसेट्स कंपनी की बैलेंस शीट में लिखा है क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। कंपनी कह रही है वी हैव 3 लैंड एंड बिल्डिंग लोकेटेड इन नोएडा बट कंपनीज ऑफिस सिचुएटेड इन गुड़गांव, तो ये इज योर रिस्पांसिबिलिटी टू कंफर्म वेदर दे हैव अ बिल्डिंग इन नोएडा और नॉट। सिर्फ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं, एक बार आपको देख लेना चाहिए, पॉसिबिलिटी अगर हो तो। दूसरा ऑथोरिटी, मैंने बोला ओनरशिप है या नहीं है। हम किराए के मकान को अपना घर बोल सकते हैं। मान लीजिए ऐसा होता है, कई लोग यहाँ पे यूपी बिहार से आते हैं, एमपी से भी आते हैं मुझ जैसे लोग, तो फिर यहाँ पे रहते हैं तो पूरा मकान अपना ही है। लेकिन यहाँ तो फ्लैट भी होते हैं, यहाँ तो रेंट पे भी होते हैं, तो रेंट पे आप बोल सकते हो पूरी बिल्डिंग अपनी है। तो ओनरशिप चेक करना जरूरी है कि आप रेंट पे दे रहे हो या आप
सच में ही उसके ओनर हो। पोजेशन, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहता है पोजेशन डज नॉट मीन ओनरशिप। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या कहता है? पोजेशन डज नॉट मीन ओनरशिप। जो चीज आपके पास है जरूरी नहीं है कि आप उसके मालिक हो। तो ये एक बार वेरीफाई करना जरूरी है। जो चीज मेरे पास है डजंट मीन आई एम द ओनर ऑफ दैट। ठीक है। चार्ज, कभी कभी ऐसा होता है आप बोल रहे हो हाँ मेरे पास नोएडा में इतना एकड़ जमीन है, बट आपको ये चेक करना जरूरी है कहीं उस पर कोई चार्ज तो नहीं है। आपने उसके भी आप में कोई लोन ले रखा है, पता है, तो पता चला है बट कल के दिन वो बैंक उठा के ले गया, तो रिस्क है ना वो। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा एज एन ऑडिटर कि वो जो प्रॉपर्टी है फ्री फ्रॉम चार्ज है या ऑन चार्ज है। कॉस्ट मैंने बताया कितनी, वैल्यूएशन है, फिर वैल्यूएशन हो गया, और डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मतलब जो है वो डिस्क्लोज किया है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है बट डिस्क्लोज नहीं किया, मतलब प्रॉपर्टी है बट बैलेंस शीट में शो नहीं कर रहा। स्क्रॉल डाउन कीजिए। अब एक पेज नंबर पे आइए, एक हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज करते हैं। पेज नंबर 20 पे आइए, मिड में टॉपिक है, देखिए वेरिफिकेशन ऑफ लोन्स एंड बोरिंग्स। मिला आपको? लोन्स एंड बोरिंग हेडिंग है, मिला? अब देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है, किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में लोन्स एंड बोरिंग हमें मिल गया, कंपनी ने लोन लिया दिया है, मुझे चेक करना है। अब आप बताओ क्या क्या चीजें चेक करोगे आप बिना इसको देखे? किसी पर्सन पे लायबिलिटी अगर लोन की है तो क्या क्या उसकी बुक में आता जाता होगा? लोन आया होगा, पहला लोन आया होगा, कोई इंस्टॉलमेंट पे करी होगी, फिर इंस्टॉलमेंट जा रही होंगी, नहीं वो तो अलग हो गया। आपने लोन ले लिया, अब क्या होगा 5 साल के बीच तक? 5 साल के लिए लोन लिया आपने, अब क्या चलेगा उस दौरान? इंस्टॉलमेंट जाएंगी। इंस्टॉलमेंट में 2 चीजें जाती है, प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल जाता है, एक्स्ट्रा कुछ जाता है। प्रिंसिपल का अलग ट्रीटमेंट होता है, इंटरेस्ट का अलग। अकाउंट्स ऐसा बोलता है, प्रिंसिपल से माइनस होगा और इंटरेस्ट पीनल में जाएगा। ठीक है। लेट अगर पे करोगे इंस्टॉलमेंट तो कुछ पेनल्टी इंटरेस्ट अलग से जा रहा होगा। ठीक है ना, फिर फोन आते हैं रिकवरी वगैरह वालों के। और अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई लोन रीपे कर दिया तो अलग से होगा। इससे होता है पार्टली रीपे कर दिया, 5 लाख का लोन था, मैंने बैंक को बोला 2.5 लाख में पे कर रहा हूं, मैं आगे नहीं खींचूंगा इसको, वो भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे आइटम हम चेक कर रहे हैं। तो देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, बोरिंग पावर। सबसे पहली बात, सबसे पहले एंटिटी की हम बोरिंग पावर चेक कर रहे हैं कि क्या उसके पास बोरिंग पावर है। अब आप बोलोगे पावर कौन रोक देगा? पावर बैंक ही रोक देता है। जैसे मान लीजिए आपने एक बैंक से लोन लिया हो, तो दूसरे बैंक से लोन लेने की पावर नहीं आपका जब तक आपको चुकाना दो। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको हाइड कर लेते हैं। ये नहीं सिखा, क्रेडिट स्कोर मार्केट में चलता है, आपका फ्रॉड का कितना वो है, आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी कितनी है। तो क्या कंपनी के पास बोरिंग पावर है? अगर है तो लोन लेना ठीक है, नहीं है तो कैसे ले लिया लोन? फिर वही वो वाला केस हो जाएगा ना जो मैंने कल बताया था, आईसीआईसी सीएमडी वाला। ऑलरेडी 10 लोन है और आप वाइफ के बैंक से ले लिया, अब जीजू के उसका मैनेजर वहां बैंक में वहां से लोन ले लिया, तो कंपनी के फ्रॉड होते कैसे हैं या बैंक डूबता कैसे है? उसकी पावर चेक की नहीं, लोन पे लोन दिए जा रहे हो। और फिर वही बात केस हो जाएगा किसका, जो उसका हुआ ना पीएनबी बैंक वाला, क्या था वो उसका पर्सन का नाम, नीरव मोदी वाला, है ना। नीरव मोदी वाला केस हो जाएगा कि आप जब उसकी पेमेंट नहीं जा रही तो क्यों उसको दिए जा रहे हो एलओसी लेटर ऑफ क्रेडिट दिए जा रहे हैं कि हम पे कर देंगे, हम पे कर देंगे, हम पे कर देंगे। वो पहले से पे ही नहीं कर रहा कुछ। स्टैच्यूटरी रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव पास होना चाहिए। कंपनी लोन लेने के लिए अधिकार दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? शेयर होल्डर्स, कि हाँ कंपनी इतने का लोन ले ले, रिजोल्यूशन कहीं पास हुआ होगा मीटिंग में। उसके बाद स्टैच्यूटरी प्रोविजन वही है जो लॉ को लेकर के कंप्लाई करते हैं। जब एक एग्रीमेंट साइन होता है तो बैंक अपनी टर्म्स एंड कंडीशन देता है, हमें भी देता है, कंपनी को भी देता होगा, तो वो कंप्लाई है या नहीं है। अग्रीमेंट ऑफ लोन क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो कर रहा है नहीं कर रहा। प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जो इंस्टॉलमेंट जा रही है उसमें उसका इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट एंटिटी कैसे कर रही है। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट में कहां दिखा रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी। लोन कहां जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। लोन में इंटरेस्ट पार्ट कहां जाएगा? करंट लायबिलिटी, अगर वो टाइम से पे नहीं हो रहा तो। कंफर्मेशन कहां से कराएंगे? एक बार बैंक से कंफर्म कराएंगे कि ये बंदा कह रहा है इतना लोन लिया है, क्या सही है। फिर दूसरा सवाल पूछेंगे, इतना लोन लिया है इस पर्पस के लिए लिया है, क्या यही लगाया है। फिर और पूछेंगे, क्या इस लोन की रिपेमेंट 5 साल में करने को बोला है, कुछ दे रहे हैं नहीं दे रहे। ये कंफर्मेशन बनता है अगर अमाउंट बहुत बड़ा है।
क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी मैंने बोला था, करंट, नॉन करंट, और वेरीफाई मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। मोस्टली लोन क्या है, सिक्योरिटी बेस पे दिए जाते हैं। आपको कोई एसेट गिरवी रखना पड़ता है, आपको कोई पॉलिसी गिरवी रखनी पड़ती है, बिना उसके कोई लोन नहीं दे रहा आजकल, तो वो हम पॉलिसी की मार्केट वैल्यू चेक करेंगे, या जिसको आपने दिया है। मान लीजिए आपने लोन लिया है 50 लाख का, और इस पे गिरवी रखा है नोएडा का एक प्लॉट जिसकी वैल्यू है 60 लाख की, बिल्कुल नियर है। 3 साल बाद हो सकता है इसकी वैल्यू गिर जाए, तो इसका मतलब आप लोन खतरे में चल रहा है, हो सकता है उसका रिपेमेंट ना हो पाए। ठीक है, एक टॉपिक है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, मिला इसके जस्ट नीचे। क्या होती है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी पता है? फ्यूचर के बेसिस पे होगा या नहीं यस, होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट। जैसे इंश्योरेंस हम कराते हैं, तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जब तुम बिजनेस लॉ पढ़ोगे ना, उसमें ऐसे आएंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कहती है अगर घटना घटी तो पैसे देंगे, अगर घटना नहीं घटी तो प्रीमियम का पैसा भूल जाओ। जैसे मैंने मेडिकल इंश्योरेंस कराया है ना, कोई घटना घटती है तभी तो मुझे क्लेम मिलेगा ना, तो क्लेम का मिलना किस पे डिपेंड है? फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे, विच इज नॉट इन माय कंट्रोल। अगर मेरे कंट्रोल में है तो वो फिर एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। तो कंटीजेंट लायबिलिटीज भी ऐसी होती हैं, ऐसी लायबिलिटी जो मुझे लगता है हो जाएंगी, लेकिन वो रियलाइज तब होंगी जब फ्यूचर में क्लियर हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? सपोज मेरे इंस्टीट्यूट में 5 महीने के कोर्स में किसी बच्चे ने 3 महीने के बाद बोल दिया सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, और कोर्ट के पास चला गया कि मुझे मेरी फीस दिलाओ, और हम कह रहे हैं भाई हम सही पढ़ा रहे, इसकी फीस वापस नहीं मिलेगी। अब ये लड़े और मैं भी लड़, तो हमारा केस चल रहा है। अब केस जहां से उसने हमारे FIR जो भी इसने केस कर दिया, हम अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड कर देंगे? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं आती, फुट नोट्स में लिखी जाती है, क्योंकि उसके जीतने के चांसेस हारने चांसेस बराबर है, तो फिगर में नहीं दिखाएंगे, नोट्स में लिखाएंगे एक कस्टमर फलाना नेम का हैज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट अस, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग और गेनिंग द केस, दैट इज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। Contingent liability is the possible liability that depend upon the happening or non-happening of some future event. It is not an actual liability. Actual तो बाद में पता चलेगा ना। नीचे आइए, कंपनी ऑडिटर का टॉपिक आ गया, ये हमने कर लिया है। अब एक बार हम डिस्कस करते हैं पेज नंबर 22 पे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। डिस्क्वालिफिकेशन, कौन ऑडिटर नहीं बन सकता, या ऑडिटर थे और इनमें से पॉइंट दाग लग गए तो पद छोड़ना पड़ेगा। कौन कौन सा? बॉडी कॉर्पोरेट मतलब जानते हो क्या होता है? एक इंसान ही ऑडिटर बन सकता है, कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकती। बात समझे? बॉडी कॉर्पोरेट कोई संस्था, मतलब एक इंसान अपने नाम से ऑडिट करेगा, किसी संस्था के नाम से नहीं। बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकती। अच्छा, अगर आप कंपनी में काम करते हो, एम्प्लॉय हो, तो ऑडिटर नहीं हो सकते, ऑडिटर बाहर से होना चाहिए। थर्ड, अगर आप एक कंपनी में काम करते हो दूसरी कंपनी के ऑडिटर तो बन सकते एम्प्लॉय तो बन ही नहीं सकता ना। दूसरी कंपनी एम्प्लॉय मैंने कल बताया था ना, प्रैक्टिस और जॉब, तो जॉब वाला ऑडिटर नहीं बन सकता ना। मैंने कहा था साइनिंग पावर खत्म। जॉब तो फिर आप नॉर्मल ऑफिस तो ऑडिट कैसे कर सकते हो आप? फिर वहां की इंटरनल ऑडिट करो आप। यहाँ पे जो ऑडिट पढ़ रहे हो स्टैट्यूटरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है। अच्छा, तीसरा बोलता है अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिसर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मतलब एम्प्लॉय का पार्टनर, मतलब जो पर्सन एंटिटी है उसका हाँ। पार्टनर है, एम्प्लॉय दोनों में से मान लो तौफीक सर है, यहाँ टीचर है, और तौफीक सर किसी दोस्त के साथ सीए का काम करते हैं, तो सब कुछ जानते हैं ना, तो वो यहाँ का ऑडिटर नहीं हो सकता, ये बोल रहा है। ठीक है। पर्सन हु इज इंडेप्टेड टू द कंपनी, उधारी चल रही है, मैंने कल बताया था, तो पहले चुका दो क्योंकि हित आ गया ना उसमें। पर्सन होल्डिंग यानी सिक्योरिटी, कल बताया था 1 लाख, सॉरी खुद के लिए तो मना ही है, 1 रुपए का भी नहीं, रिलेटिव के लिए मैंने 1 लाख तक की वैल्यू का बताया था। पर्सन कन्विक्टेड ऑफ द फ्रॉड, मैंने बताया था वो बॉम्बे ब्लास्ट वाला। पर्सन हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ केएमपी, मतलब भाई कंपनी क्या डायरेक्टर का कोई रिश्तेदार कंपनी में ऑडिटर नहीं हो सकता। पर्सन हु इज फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, वही वाले घूम फिर के आगे नौकरी करते तो ऑडिटर नहीं हो सकते। ये एज पॉइंट में केएमपी वाला, केएमपी तो ज्यादातर तो ऑडिटर वही होता है जो हम पर्सनली जानते हैं। वही तो मैंने बताया, प्रैक्टिकली थोड़ा सा अलग है, लेकिन वैसे बोला जाता है कि आप रिलेशन को ऑडिटर मत रखो।
लेकिन ऐसा काम ही नहीं मिल पाएगा ना। तो वैसे बोला जाता है रिलेटेड पार्टी से या तो ट्रांजेक्शन भी मना है। वैसे क्या मना है? रिलेटेड पार्टी, जैसे मान लो अमित सर ने मुझे बोला कि ध्रुव सर तुम अपने घर वालों को मत पढ़ाना, ऐसा रूल लिखा है, लेकिन मैं अमित सर को बोलूं भाई जितने पैसे सब दे रहे हैं ना वो भी दे रहा है, सर क्या बोलेंगे? ठीक पढ़ा लो। तो ऐसा लॉ भी कहता है। यहाँ पे ये कहता है वैसे तो मत करो, लेकिन अगर ईमानदारी से करता है तो कर लो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम ये प्रूव करते हैं कि ईमानदारी से करेगा, टेंशन मत, ठीक है ना। वैसे डायरेक्टर का कोई रिलेटिव कंपनी में ऑडिटर ना हो, क्योंकि उससे इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर वो ईमानदार है तो बन जाए, ठीक है। सिर्फ डायरेक्टर या कोई भी को एम्प्लॉय का, जैसे हम लोग डायरेक्टर और केएमपी का कोई रिलेटिव, डायरेक्टर भी हो गए, और केएमपी में कौन कौन आता है? केएमपी मतलब की मैनेजियल पर्सन, में ऑफिसर आते हैं, में डायरेक्टर आते हैं, में सीईओ आते हैं, में सीएफओ आते हैं, मतलब ऊंचे पद पे जो काम करते हैं उसे केएमपी बोलते हैं। जैसे इस इंस्टीट्यूट में 10 टीचर हैं, आपको नहीं पता 10 टीचर कौन है, लेकिन ज्यादातर कौन नजर आता है? मैं या तो ऑफिसर, तो हम केएमपी हो गए ना, यहाँ के केएमपी हम हो गए, तो हमारे रिश्तेदार को मना है, ठीक है। अच्छा, फुल टाइम अ पर्सन एंगेज एज अ कंसल्टेंट, वही वाली 144 वाली आगे सलाह देते हो तो आप ऑर्डर कैसे करोगे? नीचे करिए, नीचे करिए। मैंने सीएजी के बारे में कल बता दिया था आपको। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सारी सरकारी पदों के कंपनीज की और सरकारी संस्थाओं की ऑडिट करती है ये संस्था। और देखिए नीचे देखो, एक होता है चेकिंग करने का तरीका। जैसे मान लो सीए आपके ऑफिस में आया, आपने 12 महीने की अकाउंटिंग करी है, 12 महीने के बिल हैं आपके उसमें, और 12 महीने में यानी आपके पास 30 दिन इंटू 12 की ट्रांजेक्शन है। मान लो एक दिन में 100 बिल चढ़ते थे आपके, तो बहुत सारे बिल हैं, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है एक एक बिल चेक करना। या कोई बहुत ही नया सीए होगा, नया नया बना होगा, तो वो पूरे बिल देख लेगा, ठीक है ना, लेकिन इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो वहां पे आती है क्या? सिलेक्शन मेथड्स। फिर हम वहां पे लगाते हैं सिलेक्शन मेथड कि हम किस तरीके से ऐसा कोई तरीका लगाएं। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा शरीर है, डॉक्टर कैसे चेक करेगा कहाँ प्रॉब्लम है? तो रैंडम बेसिस पे चेक करता है ना। कुछ डॉक्टर नाखून देख पूछते हैं, कुछ कहते हैं जीभ बाहर निकालो, कुछ वो थर्मामीटर लगा लेते हैं, उनके कुछ रैंडम तरीके हैं। जबकि ऐसा है नहीं कि जीभ देख क्या पूरा मर्ज पता चल जाएगा। मर्ज तो कहीं भी हो सकता है ना, सीटी स्कैन से भी होता है, एमआरआई से भी होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड से भी होता है, एक्सरे से भी होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? रैंडम सैंपलिंग लगा रहे हैं। तो मैं वो बता रहा हूं आपको कितने प्रकार के रैंडम लगाए। एक तो रैंडम होती है, एक सिस्टमेटिक होती है, एक मॉनिटरी होती है, एक हैप्पीजार्ट होता है, एक ब्लॉक होता है। अब रैंडम का मतलब क्या होता है? सिंपल तुक्का। सिंपल तुक्का मतलब जो घर वाले लगाते, सिर दर्द हो रहा है, ठंडा पानी पी लिया, तेरे को ठंड लग गई, ये है रैंडम सैंपलिंग। मतलब तजुर्बे के बेस पे बोल दिया रैंडम सैंपलिंग। जैसे अच्छा कोरोना चल रहा है, खांसी है, डॉक्टर को दिखा लो, कोरोना हो सकता है तुमको। रैंडम सैंपलिंग एक तो ये हो गया। एक होता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा लॉजिक है, सीए है, एक्सपीरियंस बहुत है उसको, तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग करेगा। जैसे अब वो जानता है कि महीने के लास्ट में भीड़ ज्यादा होती है, अकाउंटिंग की क्लोजिंग टाइम में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो क्या करेगा? महीने के लास्ट के बिल दे दो मुझे, मैं वहां चेक करूंगा। उसे कौन सा दिमाग लगाया? सिस्टमैटिक सैंपलिंग लगाया, ठीक है। मुझे हर महीने के एंडिंग के सारे बिल दे दो, मैं चेक कर लूंगा, बाकी मान लूंगा सारा सही। एक है मॉनेटरी यूनिट, मतलब मैंने टर्म फिक्स कर ली, क्या तुम्हारे बिल 100 रुपए के भी कटते हैं, 500 भी कटते हैं, 1000 20,000 का भी कटता है, तो तुम ऐसा करो मुझे 1000 रुपए के ऊपर सारे बिल दे दो, बाकी छोटी मोटी गलतियां इग्नोर करो। मैंने क्या सेट कर लिया? मॉनेटरी लिमिट सेट कर ली, ठीक है। जैसे डॉक्टर कह रहा है बुखार है, कोई बात, जुकाम है, कोई बात, खांसी है, कोई बात नहीं, दस्त है, कोई बात नहीं, गले में खराश है, आप तो दिक्कत है, वो सारे सिम्टम है, आप आरटीपीसीआर करा लो, है ना। तो मतलब वो देख रहा है कितना ज्यादा मॉनेटरी लिमिट है, ठीक है। अच्छा, एक होता है हैप्पीजार्ट। हैप्पीजार्ट मतलब आप कोई ऐसा सैंपल लगा रहे हो जिसमें आप रैंडम भी फिक्स कर रहे हो प्लस उसमें सिस्टमैटिक भी फिक्स कर रहे हो। जैसे पहले तो रैंडम बोला, क्या बोला? ये 21 ये वाली तारीख के बिल दे दो,
और मार्च एंड के तो दे ही दो। ये हैप्पीजार्ड का मतलब एक तो मैंने वो भी लगा दिया, कौन सा वाला, सिस्टमेटिक, और एक रैंडम वाला फिक्स कर रहा हूं, समझ गए ना आप, क्योंकि मंथ एंड पे तो दिमाग लगा ही दिया। फिर मैंने बोला एक काम करना, और दिवाली किस दिन थी, उस दिन कौन सा खर्चा था, उस दिन के सारे बिल दे दो। मुझे डाउट है कि उस दिन कोई गलत हो गया होगा। ये हो गया हमारे पास रैंडम सैलरी। रोक दो इसको 2 मिनट। जब बैंक ऑडिट करने जाते हैं तो एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है एनपीए। ठीक, क्या होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ठीक है, क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट? बैंकों का सबसे बड़ा काम क्या होता है, लैंडिंग एंड डिपॉजिट्स। बैंक का काम ही क्या है, उधार देना और उधार लेना। मेरे पास पैसे हैं, मैंने सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है, मैं हर महीने बैंक में 10-20 हजार रुपए जमा कर देता हूं, तो बैंक मुझसे क्या कर रहा है, डिपॉजिट्स ले रहा है। और बैंक हर दिन जो बिजनेसमैन आते हैं उनको लाखों का लोन देता रहता है, पैसे तो मेरे ही हैं। तो एनपीए किसके एंगल से है, जिसको लोन दिया है उसके लिए चेक करना पड़ता है एनपीए की कैलकुलेशन, जो आरबीआई ने बता रखी है हर बैंक को, कि आपको अपने डेटर्स को, कस्टमर को क्लासिफाई करना है किस कैटेगरी में। एनपीए की कई क्लासिफिकेशन है, कैसे, एक तो स्टैंडर्ड, एक सब स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब है कस्टमर ठीक है, दे रहा है टाइमली, और सब स्टैंडर्ड की क्लासिफिकेशन है, क्या, नहीं दे रहा 1 साल हो गए, नहीं दे रहा 3 साल हो गए, नहीं दे रहा 3 साल से ज्यादा हो गए, तो वो एक पूरी कैटेगरी बनाई गई है। तो बैंक ऑडिट में सबसे बड़ा जो ट्रिकी पॉइंट होता है, जो एक्सपर्ट लोग चेक करते हैं, वो क्या करते हैं, एनपीए की प्रोविजनिंग नॉर्म्स। वरना क्या होता है, बैंक क्या गलती कर रहा है, एनपीए हो रहा है लेकिन वो अपने रिलेटिव की वजह से उसको एनपीए नहीं दिखा रहा, और लोन पे लोन दिए जा रहे हैं, मतलब 3 लोन ऑलरेडी पेंडिंग है, 4था लोन भी सैंक्शन कर दिया। समझ रहे हो? तो एनपीए चेक करना बैंक ऑडिट में एक बहुत बड़ा टास्क होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, कि आपका जो डेटर है वो किस फ्रीक्वेंसी से आपको पेमेंट कर रहा है, वो प्रिंसिपल के हिसाब से पे कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, रोको इसको तो हेडिंग इतना लिख लेना कि कहीं दिमाग में ना भूल जाएगा कि ये भी पढ़ाया था। इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, ये क्या है, ये सीए को बोला गया है कि ये आपको ध्यान रखना है। जब आप ऑडिट पे जाते हो तो ये रिस्क है, किसको समझाना है, ऑडिटर को, किसके ऊपर, एंटिटी के ऊपर। देखो क्या, इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क का मतलब है ऑडिट हो ही नहीं सकता कि पूरी हो जाए, कुछ ना कुछ चीजें छूट ही जाएंगी, क्योंकि पूरे साल तो ऑडिट करी नहीं, पूरे साल तो काम हुआ है ना। तो जब भी हम एक गिलास पानी पीते हैं, चाहे कितना ही फिल्टर कर ले, उसमें बैक्टीरियाज हैं, इनहेरेंट रिस्क है। ठीक है ना, हम चाहे कितने लेयर मास्क लगा ले, बैक्टीरिया एयर में है, वो जाएंगे, वो हमारी बॉडी पर डिपेंड करता है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं। इनहेरेंट रिस्क, ऑडिटिंग में गलती होने के चांस हैं, इनहेरेंट रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या है, गलती थी, पकड़ सकते थे, आपने पकड़ी नहीं, गलती थी इनहेरेंट की वजह से, गलती पकड़ सकते थे, डिटेक्ट नहीं कर पाए आप, तो वहां पे आपको सतर्क रहना है कि मैनेजमेंट आपको कहीं जगह पागल बनाएगा, आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे ऑडिट पे जाओगे, जैसी कुछ बिल मांगोगे तो आपको वो बोलेंगे, आप सर ये खा लो, सर आपके लिए कॉफी ले आए, सर आपके घर में सब ठीक है, सर आप थोड़ा कमजोर हो गए हो, तो डिटेक्शन का रिस्क है वहां पे, समझ गए आप। तो डिटेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां पे आपको ध्यान देना। कंट्रोल रिस्क क्या है, इनहेरेंट भी है, डिटेक्शन भी था, आपने कंट्रोल उस टाइम लूज कर दिया, उसने बोला चाय, हाँ बोला आप ला दो, बिस्किट भी ले आना, तो फ्लैट हो गए आप। तो कंट्रोल रिस्क आपको मजबूत रखना है कि उसके बहकावे में नहीं आना जब तक काम ना हो जाए, जैसी काम हो जाए चाय पी लेना। ठीक है, तो दीज आर 3 काइंड्स ऑफ रिस्क दैट ऑडिटर हैज टू सफर ड्यूरिंग द ऑडिट। ठीक है, रोको भाई, देखो लास्ट टॉपिक क्या है ऑडिट में जो हमारे लिए रेलेवेंट है, वो है क्या, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग।
हमें पढ़ने नहीं पर झलक देख लेते हैं कि ऑडिटर को कितने सारे स्टैंडर्ड दिए गए एक एक चीज को काम करने के लिए। जैसे जब आप डॉक्टर के पास जाओगे ना तो हर डॉक्टर को एथिक्स दिए जाते हैं, जब लॉयर के पास जाओगे तो उनको एथिक्स दिए जाते हैं, यानी जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको एथिक्स पढ़ाया जाता है कि आपको क्या कैसे करना है। जैसे हमें लगता है कि डॉक्टर पेशेंट को देख नहीं रहा, जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तो ऐसा लगता है यार हमारे पेशेंट को इग्नोर कर रहा है वो, लेकिन सोचो तुम्हारे लिए तो एक मरीज है, उसके तो सारे मरीज हैं, तो हमें ऐसा लगता है वो देख नहीं रहा, जबकि उसकी नजर सब पे होती है। ये उसके एथिक्स है ना। आपको लगता है कि यार इसके इंजेक्शन लगा रहा है, इसके दर्द हो रहा है, फिर भी लगा रहा है, लेकिन वो उसके एथिक्स है, उसको जरूरी है वो चीज, है ना। आपको लगता है कि इसकी सांस फूल रही, कुछ नहीं कर रहा, वो जानबूझ के नहीं कर रहा, कुछ और चीज देखना चाहता है कि इसका रिस्पॉन्स कैसा है। मेरे कहने का मतलब हर प्रोफेशनल के क्या दिए गए हैं, उसके स्टडी मटेरियल में एथिक्स दिए गए। तो यहाँ पे मैं कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ रहा हूँ हल्के हल्के, कि आप ये समझ लो कि इन इन टॉपिक पे क्या है सीए को काम करना पड़ता है, जैसा बताया गया है वैसा, है ना। तो जैसा एक दिया गया है उसको एक ऐसे बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास, तो एक ऐसे है हमारे पास, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट। अगर आपको काम के दौरान कोई फ्रॉड मिलता है तो आपको क्या एक्शन लेना है, ये आपका स्टैंडर्ड बोल रहा है, समझे। तो यहां पे लिखा हुआ है कि अगर अमाउंट इतने से ज्यादा है तो सीधा सरकार को बता दो, अगर अमाउंट इससे कम है तो मैनेजमेंट को बताओ, अगर फ्रॉड इतने से ज्यादा है तो मैनेजमेंट का भी टॉप जो गवर्निंग बॉडी है उसको बता दो। मेरी बात समझ में आई। जैसे इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में कोई फ्रॉड हुआ है तो पहले तो मुझे बताया जाए, क्योंकि मैं थोड़ा इसमें ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ। अगर लगता है ज्यादा बड़ा फ्रॉड है तो सीधा अमित सर को बता दो, लगता है नहीं ये सेंटर में कुछ घपला है, सीधा सरकार को बोल दो भाई यहाँ घपला है। तो फ्रॉड का कैसा रिस्पॉन्स करना है यहाँ दिया गया है। ऐसे ही डॉक्टर के प्रिंसिपल, जब इमरजेंसी में पेशेंट जाता है तो पेशेंट लाइन लग जाती है इमरजेंसी में, तो डॉक्टर को बोला जाता है सबसे पहले आप क्या चेक कर लो, पल्स चेक कर लो, अगर आदमी की पल्स ठीक है तो इसका मतलब ठीक है, उसको थोड़ा लेटर रहने दो, सीरियस केस को पहले देख लो, ठीक है ना। तो जो इमरजेंसी होती है ज्यादातर कार्डिक वाले पेशेंट होते हैं, बाकी एक्सीडेंट वगैरह वाले को बाद में देखते हैं, चलो ठीक है थोड़ा लेटर हो, यानी कार्डिक वाले पेशेंट को इमरजेंसी माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। उसके बाद आपको प्रिंसिपल दिया गया है, वही मैंने आपको बताया, एक ऐसे है जॉइंट ऑडिटर्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ और सीए इन्वॉल्व हैं जो उस कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं, तो उससे कैसे तालमेल बिठाना है, उसकी और अपनी बातों कैसे एग्रीमेंट करना है, वो ऐसे बताना है। कहीं ऐसा ना तुम दोनों में मतभेद हो जाए और कंपनी की ऑडिट गलत तरीके से हो जाए। तो यहाँ पे एक ऐसे दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर्स। अगर आप बड़ी कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं तो आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होनी चाहिए। उसके बाद दिया गया है ऐसे ऑडिट एविडेंस का। ऑडिट एविडेंस, एविडेंस का मतलब क्या है, आप ऐसे रिपोर्ट नहीं कर सकते कि सब कुछ फ्रॉड है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कंपनी में कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है। आपको क्या देने पड़ेंगे, एविडेंस देने पड़ेंगे। जैसे कोर्ट कचहरी में एविडेंस लगते हैं, ऐसे ही एंटिटी जब रिपोर्ट आप दोगे और रिपोर्ट में लिख दोगे एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर, तब तो ठीक है, लेकिन जब आप बोलोगे एवरीथिंग ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट द डेटर बैलेंसेस, तो डेटर बैलेंसेस में क्या ऐसा लगा आपको, वो आपको देना पड़ेगा ऑडिट एविडेंस। समझ गए ना आप बात को। तो फ्रॉड का सबूत देना है आपको, फ्रॉड का संशय नहीं रखना कि कुछ है, डाउट है। ओके, फिर एक बात है एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बाद एक एक्सटर्नल एसे है। अगर आपको कंपनी की एंटिटी की कोई एक्सटर्नल बॉडी से क्या लेनी है कंफर्मेशन, जैसे मैंने बताया बैंक से कुछ पूछना चाह रहे हो कि सच में इसने लोन लिया है, टाइम से पेमेंट कर रहा है, या कंपनी के डेटर से पूछना चाह रहे हो, कंपनी क्रेडिटर, तो उसका तरीका क्या होना चाहिए बोला गया। ऐसा ना आप तुरंत फोन लगा दो, बुरा भी मान सकता है भाई, उससे पूछ लो, वो मना करे तो बात अलग है। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने का भी तरीका है, ठीक है ना। कहते हैं जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए, तो अभी तो आप उसके पास ही हो ना, ठीक है। फिर एक ऐसे है रिलेटेड पार्टीज के ऊपर। रिलेटेड पार्टी जैसे अभी डिस्कशन हुआ था कि पूरी ऑडिट में ये चेक करना है कि कहीं कोई क्रेता, कहीं कोई विक्रेता, कहीं कोई बैंकर, कहीं कोई लेनदार देनदार रिलेटेड पार्टी ना हो। इस पे स्पेशल रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि 90% फ्रॉड में कौन इन्वॉल्व होता है, रिलेटेड पार्टी। जैसे बैंक में फ्रॉड हो गया तो देने लेने वाले जानकार थे, मेरे मामा का फूफा का लड़का मेरा बन जाता, हो गया सैंक्शन हो गया, या जिससे परचेज कर रहे हो वो आपका रिलेटिव है और पैसे लेके भाग गया। तो रिलेटेड पार्टी से स्पेशल रिपोर्टिंग कैसे करनी है वो ऐसे बोल रहा है। फिर 3 ऐसे दिए गए हैं। अगर आप दूसरे ऑडिटर की हेल्प ले रहे हो, अगर आप इंटरनल ऑडिटर की हेल्प ले रहे हो, 2 ऑडिटर होते हैं ना, इंटरनल और स्टैट्यूटरी, तो
तो आप तो स्टैचुरी हो, पूरा ऑडिट किसके ऊपर है, स्टैचुरी के ऊपर। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे किसकी मदद लेनी है, इंटरनल ऑडिट पूरे साल रहा है, तो उससे कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे उससे काम लोगे। और एक दिया गया है ऑडिटर्स एक्सपर्ट। आप किस में एक्सपर्ट हो, आपको बोला गया है आप अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्स के एक्सपर्ट हो, लेकिन एक्चुरियल साइंस की नॉलेज आपको नहीं है, इंजीनियरिंग की नॉलेज आपको नहीं है, आर्किटेक्ट की नॉलेज आपको नहीं है, ठीक है ना। तो अगर उनकी हेल्प लेनी पड़ी तो कैसे बात संवाद होगा, वो ऐसे बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे बोलता है कि जब रिपोर्ट करोगे, जब रिपोर्ट फॉर्म करोगे तो क्या क्या चीजें आपको देखनी है। रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया गया है, तो फॉर्मेट हर सीए कॉपी करता है, वही मतलब उसी फॉर्मेट में रिपोर्टिंग करनी। जैसे लेटर हम पढ़ते हैं ना स्कूल में, पहले बॉडी, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी ऑफ लेटर, फिर थैंकिंग यू, योर ओबीडिएंटली, ऐसे रिपोर्ट का भी फॉर्मेट दिया गया है। ये नहीं हर सीए अपनी लैंग्वेज में रिपोर्ट दिए जा रहा है, बॉडी ऑफ लेटर सेम है, ठीक है। उसके बाद और क्या बोला गया कि किस चीज पे एम्फेसिस करना है, किस चीज पे एम्फेसिस नहीं करना है। एक ऐसे दिया गया है EOM और OM, एम्फेसिस और मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। जैसे आप बुक पढ़ते हो तो कुछ बुक बहुत अच्छी होती है, क्या करती है, बोल्ड कर देती है कुछ वर्ड्स को, ये बोल्ड कर दिया, या अंडरलाइन कर देती है, या हेडिंग अलग कर देती है, सब हेडिंग अलग कर देती है। ऐसे ऑडिट का भी तरीका बताया गया है कि जब ऑडिट की रिपोर्ट इशू करना तो हाईलाइट, अंडरलाइन वगैरह कर देना, ताकि शेयर होल्डर को सब कुछ समझ में आ जाए। मैंने बताया ऑडिटर किसके लिए काम कर रहा है, शेयर होल्डर के लिए, लेकिन काम किसके साथ मिलकर करना है, डायरेक्टर के साथ, मैनेजमेंट के साथ, एम्प्लॉय के साथ। तो आपको कॉर्पोरेट तभी मिलेगा जब आप उनको खुश करोगे, लेकिन वही चीज ध्यान रखना है, ये चीजों में आपको बहकना नहीं है, वरना ऑडिट सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो हमारे यहां तक का ऑडिट सेक्शन है वो इतना है। अब इसमें एनालिसिस का पार्ट जो जो हमने पढ़ा, यही तो एनालिसिस है। हर अकाउंटिंग के जो आइटम्स हैं, चाहे वह P&L हो, चाहे बैलेंस शीट हो, चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, जितनी स्टेटमेंट्स हमने बनाई, चाहे वाउचर हो, वेरिफिकेशन हो, इन सब में एनालिसिस हम कर सकते हैं अब, क्योंकि हमें पता है किसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। हम रिकॉर्डिंग तो एक एंट्री कर रहे हैं, बट उस एंट्री से कितना इफेक्ट हो सकता है, उसकी गलत रिकॉर्डिंग से कंपनी के पूरा डिसीजन बदल सकता है, ठीक है। अब इसमें रेक्टिफिकेशन भी इन्वॉल्व हो गया, एनालिसिस भी इन्वॉल्व हो गया और ऑडिटिंग भी इन्वॉल्व हो गया, राइट।